अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है और इस अवसर पर मानव राशि के सामने जो खतरा पर्यावरण का प्रदूषण से जो हो रहा है उसको सामना करने के लिए सबको मिलकर के लड़ना चाहिए। और इस अवसर पर काप्पा माले और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जनतावादी और डेलीगेट प्लेटफॉर्म और NHCPM मिलकर के एक प्रोग्राम को पकड़ कर लिया है। इसका मतलब ये नहीं है उनका प्रोग्राम है, प्रोग्राम सबका है। तो इसलिए ये डेलीगेट प्लेटफॉर्म का कॉमरेड नागराज है, मैं NHCPM का सज्जन कुमार को भी आमंत्रण करता हूँ। आइए अभी हम लोग जो तरीका जो है शुरुआत में ये 3 संगठन जो इसका पकड़ कदम लिया है 10-10 मिनट में ये विषय को प्रस्तुत करेंगे। कैसे हम इस खतरे को सामना करना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में 10-10 मिनट हम लोग टाइम देंगे। और उसके बाद जो है आप सबको बोलना है। तो हम माइक कर सकता है, इधर आकर कोई बोल सकता है, इधर आकर बोले ठीक है। तो 5 मिनट में बोलने के प्रयास कर दीजिए, मैक्सिमम 10 मिनट। और उसके बाद जो है अगर सब बोलने के बाद भी टाइम है तो और एक बार हम उसको राउंड समूह करेंगे और समूह करके भविष्य में कैसे हम लोग मिलकर के इसको लड़ाई आगे ले जाना चाहिए उसके बारे में हम कुछ नतीजा में पहुंचने के लिए प्रयास करेंगे। और इस विषय आप ये जो तरीका आपको सबको स्वीकार है तो हम शुरू करेंगे। क्या सब स्वीकार है? शुरू करें। दोस्तों, मेरा परिचय देने का जरूर साथियों को मालूम है। मेरा नाम KN रामचंद्रन, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जनतावादी का महासचिव हूँ। ये आज जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पकड़ कदम लिया है मार्क्सवादी जनतावादी संगठन ने। जैसे अभी कुछ दिन पहले अक्टूबर महीने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्क्सवादी जनतावादी पार्टियों मिलकर के एक अंतर्राष्ट्रीय एकोपन समिति इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ रेवोल्यूशनरी पार्टीज बनाया है। उन्होंने आह्वान किया है मानव राशि के सामने जो खतरा है इसके खिलाफ जो है मजदूर वर्ग और उत्पीड़ित जनता और सब प्रगतिशील लोग मिलकर के लड़ना चाहिए बोल के आह्वान किया है। उसी तरह अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्क्सवादी जनतावादी पार्टियों का दूसरा एक सम्मेलन है ICML-PO। उन्होंने भी जो है ये विषय को महत्वपूर्ण विषय के रूप में सामने लाने के लिए प्रयास किया है। और दिसंबर 4 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पर्यावरण प्रदूषण करने वाला नीतियों के खिलाफ और जो ये नीतियों को लागू कर रहा है उनके खिलाफ मिलकर के लड़ने के लिए आह्वान किया है। उसमें आपको मालूम है जैसे कच्चाबोम्बा में जो सम्मेलन हो गया बोलीविया में, और उसमें भाग लिया हुआ पार्टियों का प्रतिनिधि भी जो है सम्मेलन में सब भाग लिया। और आज इस अंतर्राष्ट्रीय आह्वान के अनुसार जो है भारत में भी जो है CPML ने पकड़ कदम लेकर के सब राज्यों में वो प्रयास कर रहा है किया है प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए। और कुछ खास मुद्दों को लेकर भी संघर्ष को हम लोग विकसित करने के लिए आज जो है बड़ा सम्मेलन को बुलाया है। जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय भारतीय जनता का विरोध के बावजूद महाराष्ट्र में बहुत बड़ा आंदोलन होने के बावजूद जो है यूपीए सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय ने जो है जैतापुर में न्यूक्लियर प्लांट को स्थापित करने का अनुमति दिया है। इसके खिलाफ जो है आज मुंबई में और जैतापुर में हजारों लोगों का सम्मेलन जो है आयोजित किया है कोंकण बचाओ समिति के नेतृत्व में। और इसी तरह जो है अलग अलग राज्यों में उड़ीसा में भी जो है कलिंगनगर पोस्को सहित आंदोलन सब मिलकर के भुवनेश्वर में आंदोलन एक सम्मेलन आयोजित किया है। और केरल में जो है जो एंडोसल्फान बनाने वाला फैक्ट्री के सामने बहुत बड़ा एक सम्मेलन जो है आज हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड बोल के जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो इंडोसल्फान बनाता है
उसके सामने जो है एक सम्मेलन आयोजित किया है। और ये सम्मेलन, ये जो प्रतिरोध हम लोग जो खड़ा कर रहा है, इसका बहुत महत्व है। तो क्या अभी इधर जो बैठा हुआ साथियों को आज पर्यावरण प्रदूषण से क्या खतरा होने वाला है महाराष्ट्र को, उसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और कार्बन गैस के बारे में, ओजोन लेयर को क्या खतरा हो रहा है उसके बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में काफी दिन से चर्चा चल रहा है। और हर दिन ये खतरा बढ़ रहा है, ऐसा नहीं खतरा कम हो रहा है, ये खतरा कम बढ़ रहा है। और इसी तरह की प्रक्रिया चलेंगे 30 साल के अंदर, 10 साल के अंदर जो है समुद्र के किनारे का कई इलाका जो है डूब जाने का खतरा है। और 30 साल के अंदर जो है बहुत बड़ा एक खतरा मानव राशि के सामने खड़ा हो जाएंगे। और 1/3 मानव राशि का 1/3 जो है खत्म होने तक जो है ये खतरा पहुंच सकता है। मतलब we will not be able to survive beyond this century। majority हमारा जो मानव राशि का बहुमत जो है ये सदी के पार करके आगे बढ़ने के लिए असुविधा होंगे। उस तरीके का एक खतरा जो है हमारे सामने है। और तब भी जो है हम लोग देख रहा है, अभी कानपुर में एक सम्मेलन हो रहा है, लेकिन इस सम्मेलन में कुछ नहीं हो रहा है। अभी आज एक अखबार में लिखा है जिसका पहले कोपेनहेगन सम्मेलन में जो हो गया उससे भी दयनीय अवस्था है कानपुर में। कोई प्रमुख नेता उधर पहुंचा ही नहीं है। मेक्सिको का प्रेसिडेंट और बोलिविया का प्रेसिडेंट को छोड़ के कोई देश का कोई नेता उधर पहुंचा भी नहीं है। उन्होंने 13 ब्यूरोक्रेट्स को भेजा है और कोई निर्णय होने वाला नहीं है, क्योंकि ये पहले साम्राज्यवादी देशों ने, खास करके अमेरिका ने जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल को साइन करने के इनकार किया है। अभी जैसे साम्राज्यवादी देश के अलावा चीन, ब्राजील, भारत जैसे देश, जापान सहित सब देश जो है ये सो कॉल्ड विकसित देश और विकासशील देश जो बोल रहे हैं, ये सब देश जो है क्योटो प्रोटोकॉल को साइन करने के लिए और प्रदूषण के खिलाफ कुछ कार्रवाई शुरू करने के लिए वो तैयार नहीं है। इसका मतलब जो है जो साम्राज्यवाद से प्रेरित जो विकास नीति आज चल रहा है, जिसके कारण जो प्रदूषण हो रहा है और खतरा पैदा हो गया है, इस नीतियों को बदलने के लिए तैयार नहीं। तो समस्या है क्या हम यही विकास नीति जो विनाश पैदा करता है इसको हम स्वीकार करेंगे, या ये विकास नीति के जगह पर दूसरा एक विकास नीति जो जनपक्षीय और प्रकृति पक्षीय एक विकास नीति, प्रो नेचर प्रो पीपल विकास नीति अपनाने के लोग प्रयास करेंगे। मतलब ये जो समस्या जो है, ये 2 विकल्प जो है हमारे सामने है। और उसमें अमेरिका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी शक्तियां और बाकी उनका हित में काम करने वाला जो भारत का सरकार जैसे सरकार जो है उन्होंने निर्णय लिया है हम इसी विकास नीति को लेकर आगे बढ़ेंगे, न उदारवादी नीति लागू करेंगे। अब जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार ने आह्वान किया है 1/3 जमीन, उधर का जो खेती के लिए जो जमीन इस्तेमाल हो रहा है उसके 1/3 जमीन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देगी। अभी कल नीतीश कुमार का सरकार जो बिहार में अधिकार में आते हुए पहला भाषण में बोला हमको भी जो है ज्यादा बिजली चाहिए, ज्यादा विकास चाहिए, हम ज्यादा जमीन देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। मतलब कोई भी हो, केंद्र में यूपीए सरकार हो, राज्य में अलग अलग पार्टियों का सरकार हो, इवन बंगाल सरकार सहित जो है कोई भी सरकार हो, नीतियों के बारे में ये लोग सब एक ही है, ये नव उदारवादी नीति लागू कर रहा है। और नव उदारवादी नीति पूरा दुनिया में जो है प्रदूषण पैदा करता है और मानव राशि के सामने एक खतरा खड़ा किया है। तो इसको कैसे विरोध करेंगे? इसको विरोध करने के लिए ये नीतियों को विरोध करना पड़ेगा। एक एक इलाका में जो नीति लागू हो रहा है उसके विरुद्ध संघर्ष करना पड़ेगा, साथ साथ राज्य स्तर पर और देश व्यापी एक संघर्ष को हमको विकसित करना पड़ेगा। इससे भी नहीं होगा क्योंकि कोई एक देश जो है प्रदूषण के खिलाफ संघर्ष करने से भी दुनिया को बचा नहीं सकता है। ये एक अखिल मतलब एक ग्लोबल स्ट्रगल है, मतलब जो है ग्लोबल स्तर पर इस संघर्ष को आगे लेके जाना पड़ेगा।
तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन ने आह्वान किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग सब मिलकर के संघर्ष करें ताकि इस नीतियों को विरोध करना पड़ेगा और एक विकल्प नीति को खड़ा करना पड़ेगा। उसमें इवन जो प्रगतिशील लोग जो है, बहुत लोग जो है, जैसे समाज का परिवर्तन के लिए कुछ देशों में जो मजदूर वर्ग के नेतृत्व में जो शासन स्थापित हो गया था, उधर भी जो है कितना दूर तक हम साम्राज्यवाद का विकल्प में एक विकास नीति लागू कर सका, उसके बारे में हमको पुनर्विचार करना पड़ेगा। जैसे अभी तक हम विश्वास करते थे समाजवादी देश ने ठीक किया था, लेकिन समाजवादी देशों में भी इन विषयों के ऊपर, ये तो हिस्टोरिकल लिमिटेशन का समस्या तो है, उस समय इस समस्या इतना भयानक रूप में उनके सामने नहीं थे, तब भी एक विकल्प तो चाहिए। जैसे शुरुआत से हमको सामने है, जैसे हम कमांड इकोनॉमी को विकास, हमारा विकास नीति, हम बड़ा बड़ा फैक्ट्रियों को बना करके कमांड इकोनॉमी की दिशा में जाएंगे, तो कमांड इकोनॉमी ब्यूरोक्रेटिक सोसाइटी समाज को पैदा करेंगे और ब्यूरोक्रेटिक समाज जो है प्रदूषण का दिशा में और कुछ चंद लोगों का भलाई के लिए अपना विकास नीति को लागू करने के लिए प्रयास करेंगे। तो ये तो स्वाभाविक है। तो इसलिए हमको अगर समाजवाद भी लाना है, समाजवाद के लिए भी जो है पुराना तरीके से हट करके हमको एक नया तरीका अपनाना पड़ेगा। पुराना गलतियों से अनुभव सीखते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है पुराना बारे में हम चर्चा करने के लिए हम लोग बैठा नहीं है, क्योंकि हमारे सामने एक अवस्था है, हम सब लोग जो काम किया है, सबका भारत स्वरूप जो है, दुनिया जो है एक खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। तो इसको हम कैसे बदलेंगे? वर्तमान स्थिति जो है, जैसे कार्बन कंटेंट के बारे में और कार्बन गैस एमिशन कितना हो रहा है उसके बारे में, और ओजोन लेयर का खतरा कितना दूर तक पहुंच गया उसके बारे में, सबके बारे में हम लोगों को जानकारी है, या अखबारों में, बाकी पत्रिकाओं में काफी उसके बारे में जानकारी तो उसको दे रहा है। ये सबके बावजूद सरकार जो अधिकारी जो है वो लोग बोलते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, और विपक्षी पार्टियों भी जो है इसको बदलने के तैयार नहीं है, तथाकथित वामपंथी पार्टियां भी इसको बदलने के तैयार नहीं है। तो इस स्थिति में हम कैसे करेंगे? तो हमको जो है मूलभूत सिद्धांतों के बारे में चर्चा करना पड़ेगा। क्यों ऐसा लोग जो है प्रगतिशील बोलने वाला लोग, समाजवाद के बारे में बोलने वाला लोग, तथाकथित वामपंथी लोग भी जो है इस स्थिति में पहुंच गया? इसका मतलब जो है सैद्धांतिक दृष्टिकोण में, मूलभूत अंडरस्टैंडिंग में जो है, हमारा समझदारी में जो है कुछ न कुछ गलती हो गया है। ये गलतियों को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है एलिट क्लास जो है, धनिक लोग सोचता है तो हमारे लिए खतरा नहीं है, क्योंकि वो लोग जो है एयर कंडीशन में है। अमेरिका में अभी बिजली का 50% जो है एयर कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है, हमारे देश में ये स्थिति है। तो इस स्थिति में जो है एयर कंडीशन घर में बैठने वाले लोगों को प्रदूषण का बारे में ज्यादा सोचता नहीं, इसलिए उनको भी सोचना पड़ेगा और एक नया नीति अपनाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जो है एक कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में हम लोग जो है पुनर्विचार शुरू किया है, कैसे विकास नीति होगा। ये जो विकास नीति जो है हमको समाजवाद को आखिरी में खत्म करने वाला, कमांड इकोनॉमी, ब्यूरोक्रेसी सब पैदा करने वाला, प्रदूषण पैदा करने वाला एक विकास नीति नहीं होना चाहिए, एक जनपक्षीय विकास नीति होना चाहिए। वो प्रकृति को बचाएंगे, जैसे एंकर्स ने एक समाज में बोला था, मानव और प्रकृति के बीच का अंतर विरोध को नॉन एंटेगोनिस्टिक, मतलब दोस्ताना तरीका से हमको आगे विकसित करना पड़ेगा। उस दृष्टिकोण से हमारा विकास नीति चाहिए, और वो विकास नीति को लागू करने के लिए, उसको अमल में लाने के लिए हमको वर्तमान विकास नीति और उसके पीछे कोई भी है उसके खिलाफ हमको लड़ना पड़ेगा। आज पर्यावरण दिवस पर एक और महत्वपूर्ण विषय है कि जैसे चेतापुर का अनुमति यह देश का सरकार किया है, उसके खिलाफ हमको लड़ना चाहिए। और आइए हम लोग सब मिलकर के इन विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और कुछ निर्णय लेना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में जो है हम लोग सब मिलकर के इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे। और इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा हूँ, और कॉमरेड नागराज अभी जो है आप एक विषय पेश करेंगे।
देहरादून के ही और यूनियन भी था हमारे साथ। हम लोग साबरकांठा, बनासकांठा, दाहोद और पंचमढ़ होके आए, परसों आए। तो वहाँ पे जो हमें कई गाँव में घूमे, वहाँ पे जो हमें लोगों से सुनने का है वो हम लोग 3-4 साल से जो कह रहे हैं कि जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जो पड़ता है वो मुख्यतः आम लोगों के ऊपर पड़ता है, खास करके जो गरीब लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो कृषक, छोटे कृषक हैं, जो मजदूर हैं, जो खेती मजदूरी करते हैं, खास करके उनके ऊपर पड़ता है, जिनका इस मसले का कहीं पर भी उनकी ओर से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, वो सिर्फ प्रभाव महसूस करते हैं। कुछ गांव में, हर एक गांव में लोगों ने कह रहे थे कि ठंडी के समय में ठंडी कम हो गई है, उससे गेहूं, मक्के वगैरह के ऊपर नुकसानदायक प्रभाव पड़ा है। जो सुबह जो ओस पड़ती थी, खास करके उन खेतों पर जिनकी सिंचाई नहीं है, और ओस के कम होने से खास करके जो मक्के, गेहूं वगैरह पे प्रभाव पड़ रहा है, बिल्कुल हो नहीं पा रहा, क्योंकि ओस आजकल पड़ती नहीं है 10 साल से। और हम लोग गए बनासकांठा, साबरकांठा में इस साल दिवाली के बाद 15 दिन लगातार बारिश हुई। हम लोग एक कॉलेज में गए थे, प्रिंसिपल ने बताया कि जो वहाँ बच्चे से वही बचपन से वहीं पे रहते हैं, वो कहते हैं कि मेरी 35 साल में, मैं इससे 35 साल जब वो है 35 साल की आवाज होती, उन्होंने कभी ऐसे में नहीं देखा कि इस समय को 15 दिन लगातार बारिश हो। अलग अलग तरह के लोग हमें, जिस तरह जलवायु परिवर्तन से खास करके बारिश के ऊपर एक अनियमितता आई है, लोग हमें कहते हैं कि इस गांव में बारिश होती है, दूसरे गांव में 3 किलोमीटर दूर बारिश होती नहीं है, पहले 20 जून को होती थी, आजकल जुलाई में हो गए। अलग अलग तरह के जो है बारिश में अनियमितता लोग जिक्र करें। मैं इसलिए इस बात का मैं यहाँ पे सामने ला रहा हूँ, ये पढ़ लें कि जलवायु परिवर्तन और वर्ग का एक गहरा रिश्ता है। कुछ वक्त शहरी अमीर जो है इस मसला क्रिएट कर रहे हैं और अलग वर्ग के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। हम वर्ग और जलवायु परिवर्तन का जो कनेक्शन है वो कभी ना भूलें। और यदि आप में से कोई इस सभा में भी इस मसले पर वाकिफ नहीं है, तो मैं बहुत 2 मिनट लेके संक्षेप में बताता हूँ कि मसला है क्या। हम जानते हैं कि मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन से ये मसला खड़ा हुआ है पिछले 200 साल में। हर साल जो लगभग 29 से 30 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन होती है। उसमें जब पृथ्वी जो सोख पाती है वो लगभग 16-17 अरब टन रह जाता है। एटमॉस्फेयर में लगभग 14-15 अरब टन जो गर्मी बढ़ा दी जा रही है। जो गर्मी हुआ है अब तक, औद्योगिक क्रांति के बाद से अब तक लगभग 1 डिग्री सेल्सियस से कुछ कम वार्मिंग हो चुका है। हम लोग ये ना भूले कि अभी के समय और जो आइस एज बोलते हैं 20,000 साल पहले, उसमें और आइस एज में फर्क सिर्फ 6 डिग्री फर्क है। तो हम लोग 1 डिग्री को कम ना माने, एक बात। दूसरी बात, हम मानते दिल्ली प्लेटफॉर्म में कि औद्योगिक क्रांति, पूंजीवादी और जलवायु परिवर्तन का एक सीधा रिश्ता है। यदि आप औद्योगिक क्रांति जो लगभग 1750 या 1800 के समय माने, उससे 8000 साल पहले के लिए हम आंकड़े देखें कार्बन डाइऑक्साइड का, उस 8000 साल में सिर्फ 20 जो 800 मिलियन बोलते CO2 का वो बढ़ा। और यदि औद्योगिक क्रांति के बाद के समय देखें जो 200 साल है, उसमें 110 ppm ज्यादा बढ़ा है सिर्फ इतने समय। और खास करके पिछले 30-40 साल में यदि हम प्रभाव की समय देखें, तो प्रभाव हम मानते हैं कि पिछले 20-25 साल 30 साल से शुरू होती है वर्ल्ड में। तो मैं इसमें 2 मुख्य बात रखना चाहूँ, एक जलवायु परिवर्तन और वर्ग की बात। जो फैक्ट्री वर्कर ओखला में काम करता है, जो वजीरपुर में काम करता है, जो पलायन करके चेन्नई की फैक्ट्री में काम करती है, और जो औरत आते हैं और दिल्ली के घरों में जो है वो बर्तन मांजती है, वो कभी जलवायु परिवर्तन में नहीं रह सकता। जो सरकारी जो रिपोर्ट है जो कहती है कि इस देश में 83 करोड़ ऐसे लोग हैं जो हर रोज 20 रुपए से कम जो है उनकी आमदनी है और वो खर्च करते हैं, वो
जलवायु परिवर्तन में उन्हें वो जो है कह सकते हैं वो लोग जो शहरी अमीर है वो मुख्य है जो कॉज है, और दूसरा बात पूंजीवाद, ये तो मुख्य बात है। तो फिर बात आती है कि हम लोग यदि ये संकट यदि गहरा है और हम मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक तरह से क्राइसिस है, क्लाइमेट चेंज है, हम लोग क्लाइमेट क्राइसिस की बात करते हैं, संकट गहरा संकट की बात करते हैं। हमारे पास कुछ ही समय बचता है जब इस ग्लोबल क्राइसिस का हम लोग को दखलअंदाज कर सकते हैं, उस समय के बाद ये हाथ के बाहर चली जाएगी। तो किस लेवल पे हम लोग बात करें? एक लेवल पे पूंजीवाद की बात है, लेकिन ये एक लंबा संघर्ष है। दूसरा लेवल पे कुछ संगठन ऐसे कहते हैं कि अलग अलग तरह के विस्थापन के खिलाफ संघर्ष चल रहा है, अलग अलग तरह के संघर्ष चल रहे हैं, ठीक है, जो जिस संघर्ष को बिल्कुल पूरी तरह से दिल्ली प्लेटफॉर्म समर्थन करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा यह भी मानना है कि सिर्फ इन संघर्षों को और मजबूत करना काफी नहीं है, हमें और दो चीजों को और जिक्र करने की जरूरत होगी। एक तो यह कि किस तरह की नीतियों की जरूरत है ताकि अमीर वर्ग के उत्सर्जन कमी हो। हम गरीब को नहीं कह सकते कि आप काम करें, तो मूर्खता की बात होगी। लेकिन जैसे साथी कहें कि प्रो पीपल प्रो नेचर किस तरह नीतियां हो सकती है, कॉन्क्रीटली क्या हो सकता है हमारे इलाकों में। एक तो ये बात कि क्या हम लोग क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें और चीजों के बारे में बात करें जो जिससे अमीर वर्ग का उत्सर्जन कम। क्या हम लोग मांग सकते हैं कि किसी बैंक में किसी का आमदनी 4 लाख ना हो? हम लोग ये जो छठा पे कमीशन आया, हम मान सकते हैं कि एक समय के बाद इस देश में इसमें इतने लोग गरीब हैं कि एक समय के बाद एक लेवल ऑफ आमदनी के ऊपर लोगों को ना दें, सेट अ कैप ऑन सीलिंग ऑफ इनकम। क्या हम लोग मांग सकते हैं कि शहर में मॉल्स जो है इस तरह से ना हो? और यदि हम कहते हैं कि उसको बंद करने की जरूरत है, तो फिर उन लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं वो किस तरह की ऑल्टरनेटिव काम दिया जा सकता है? और आखिरी बात, इन चीजों के अलावा नीति योजना के अलावा मैं अभी और गौर करने की जरूरत है कि आम लोगों के ऊपर जलवायु परिवर्तन में किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। मैंने इसलिए मेरी बात गुजरात से शुरू किया था, ये कहने के लिए कि हमें शुरू में हमें कम से कम ये ज्यादा हम सबको ये समझने की जरूरत है कि इस देश में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ऑलरेडी क्या हो रहा है। ये भविष्य की बात नहीं है, ये 20 साल से हो रहा है। जहां जहां लोगों को गए, जहां जहां लोगों से बात की, उनका कहना है कि 15 साल से हमें इस प्रभाव महसूस हो रही है। लेकिन हम जानते नहीं, हम खुद संगठन जो इस मुद्दे के ऊपर हम लोग काम करते हैं, हम खुद, मैं कह रहा हूँ कि हम खुद नहीं जानते कि प्रभाव क्या हो रहा है अलग अलग इलाकों में। गुजरात जाके में कुछ हद तक समझ में आए, लेकिन और इलाके में जहाँ पे टेम्परेचर अलग है, जहाँ बारिश अलग है, जहाँ इतिहास अलग है, जहाँ इकोनॉमी अलग है, जहाँ सॉइल अलग है, जहाँ पे लैंड अलग है, एक हद तक हम जानते नहीं ये चीजें आ रही है। हम अब तक इन चीजों पे दखलअंदाज नहीं कर पाए जब तक हम लोग न समझे ढंग से क्या असल में हो रहा है। तो मुझे एक तो शुरू, और ये बात अलग अलग चीजें नहीं है, ये नहीं कि हम ये कर ये ना करें, ये सारी चीजें कनेक्टेड है, एक वेब की तरह है। मैं सिर्फ ये आप ही नहीं कहना चाहता हूँ कि मेरा बिल्कुल मानना है कि जलवायु परिवर्तन का मसला समानता की बात है, सामूहिक संसाधन की बात है, और हमें इस मसले पे अलग अलग लेवल पे सोचने की और करने की जरूरत है, और कॉन्क्रीटली एक कैंपेन होने की जरूरत है। मीटिंग के अलावा और क्या चीजें किया जा सकता है, एक कॉन्क्रीट कैंपेन हो। एक लेवल होता है पॉलिसी का, एक दूसरा लेवल होता है टैक्स, दोनों लेवल की बात है। मैं चाहूँ कि हम लोग ज्यादा हमारी बात के बाद चर्चा होगी, इसमें कुछ चीजें जो है क्या कॉन्क्रीट साथियों, मैं आपके सामने बेसिक कुछ मूलभूत जो हमारी धारणाएं हैं वो मैं आपके सामने सीधा डिस्कस करूंगा बिना क्योंकि टाइम 10 मिनट का ही मुझे लेना चाहिए। पहला तो सवाल ये है कि ये जो मानव समाज है, पूरी दुनिया ये इंटरडिपेंडेंट है, ये वन वर्ल्ड है,
पहले ये नेशनल समाज नहीं है, पहले क्लियर हो जाओ इस बात में कि दुनिया में एक सुई की नोक भी अमेरिका नहीं बना सकता अकेला, रशिया नहीं बना सकता, इंडिया नहीं बना सकता। अगर आर्थिक भी बनानी है, इंडिया को बनानी है, तो जो माइनिंग ग्रेडिया में करनी होगी उसके लिए मशीनें आपको यूरोप से लानी होंगी। जो आयरन और निकालोगे उसको साफ करने की मशीनें आपको जापान की होगी और लेथ मशीन अमेरिका की होगी, तब सुई बनती है। कोई भी दुनिया के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो उसमें दो ही चीजें यूज हो रही है, नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। ये जो स्टेज बना है इसमें एक तो वुड काम है, ये लकड़ी, और एक इसका कारीगर आदमी। ये इन दो चीजों के बगैर कोई चीज नहीं बनती। नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स के बगैर मानव समाज में कोई चीज नहीं बनती, ह्यूमन सोसाइटी में। तो पर हम क्या परिभाषा बनाए बैठे हैं, हमारी पुरानी थ्योरियां सारी इंक्लूडिंग मार्क्सिज्म क्या बनाई बैठी है, कैपिटल इज द बेस ऑफ सोसाइटी। एडम स्मिथ जो कैपिटलिज्म का मेन इकोनॉमिस्ट हो, फिलोसोफर हो, उसने कैपिटल इज द बेस ऑफ सोसाइटी, वेल्थ ऑफ नेशंस के साथ लिखा है। कैपिटल, और कैपिटल मींस सबसे बड़ी चीज, मानव समाज के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, ऐसा सुनो डेफिनेशन सुनो क्या बनाए बैठे हैं। इकोनॉमी इज द बेस ऑफ सोसाइटी, ये मार्क्सिज्म, दास कैपिटल लिखा है, बेस इसका वही बनाया है। बिल्कुल टोटली रॉन्ग, मार्क्सिज्म का कांसेप्ट भी रॉन्ग और एडम स्मिथ का भी रॉन्ग। कैपिटल कोई बेस नहीं है, नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स, ये है कैपिटल, हमारे लिए बड़ी चीज है। यही दो चीजें ह्यूमन सोसाइटी को जिंदा रखे हुए हैं और आगे जिंदा रख सकती हैं। अगर नेचुरल रिसोर्स बर्बाद होता है तो ह्यूमन रिसोर्स का कुछ नहीं बनेगा, ये स्वर्ग में जाएगा। फिर कोई अतिरिक्त मूल्य पैदा नहीं कर सकता, कोई लेबर क्लास नहीं कर सकती, कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। इसलिए पुरानी थ्योरियों पर रीएग्जामिन करो। पहला सवाल है कि क्या कैपिटल है हमारे लिए बेस क्या है। मानव समाज का बेस नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स है, कैपिटल नहीं है। टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है। पहला एक मिनट सुनिए, ये कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट कि जो एडम स्मिथ कहता है मैन इज सेल्फिश बाय नेचर, इसका मतलब है कि जिसने किसी ने, प्रकृति ने या भगवान ने, किसी ने भी आदमी को बनाया है उसने स्वार्थी बना दिया इसको, यानी उसका नेचर इंडिविजुअली है, बायो है। और मार्क्सिज्म कहता है मैन इज सोशल एनिमल। एक्चुअल में दोनों थ्योरियां, यहां मैं गलत नहीं कहूंगा, पहली बार मैंने गलत कह दिया है कैपिटल की परिभाषा को, दूसरी गलत नहीं है, वन साइडेड है दोनों। मैन बायो सोशल, बायोलॉजिकल जो एग्जिस्टेंस है आदमी का वो इंडिविजुअल है। कोई भी आदमी, मैं बीमार होगा तो मुझे दवा खानी पड़ेगी, मैं किसी मित्र को नहीं खिला सकता, रोटी मुझे मेरी अपनी खानी पड़ेगी। बायोलॉजिकल मेरा अस्तित्व निजी है, परंतु मैं नेचर से हासिल करने के लिए इंटरेक्शन मुझे करना होगा, वो सोशली करना होगा। मैं अगर मुझे जंगल में छोड़ दिया जाए मैं नहीं हासिल कर सकता। इसलिए जो चीजें हम हासिल किए हुए हैं ये विश्व समाज पैदा कर रहा है, वर्ल्ड का समाज। 600 करोड़ 650 करोड़ लोग डिवीजन ऑफ लेबर काम में बंधे हुए हैं। मैं इंटरनेट मोबाइल यूज कर रहा हूँ, ये मोबाइल पूरी विश्व की ताकत पर कर रहा हूँ, कोई इंडिया की ताकत पर नहीं कर रहा। भूल जाओ इंडिया, मैं कर ही नहीं सकता ये मोबाइल यूज अगर वर्ल्ड मेरे साथ ना हो, विश्व परिवार ना हो, बिल्कुल नहीं हो सकता ये यूज। जितनी भी आपकी नई साइंस टेक्नोलॉजी है, रेडियो टेक्नोलॉजी से लेकर के इंटरनेट, जितना आपके ये टेलीविजन, सब हम यूज इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया के लोग इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर में बन चुके हैं, इसलिए। और दूसरी बात, और पर्यावरण का जो मैं अभी उस कंसेप्ट पर ही बात कर रहा हूँ, इसलिए ना तो आदमी बायो है ना आदमी सोशल है, आदमी बायो सोशल है, हेड एंड टेल दोनों मिलके बायो और सोशल नेचर है इसकी नेचर ना इंडिविजुअलिस्टिक है जो एडम स्मिथ ने कही है, ना मार्क्सिज्म ने जो कही है वो है। अगर ये सोशल, पूरा ही सोशल एनिमल होता तो कोई पूंजीपति वर्ग शोषक पैदा नहीं होता और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरवारा क्लास ज्यादा ही सामाजिक है जो समाजवाद और कम्युनिज्म लाएगी, ये कंसेप्ट काम नहीं करता। कोई नहीं लाएगी, कोई सरवारा वर्ग नहीं लाएगा। और फिर कहता नहीं कम्युनिस्ट पार्टी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोशल है, और फिर जो भी राज में चाहे स्टालिन हो, चाहे माओ हो, चाहे हुगो चावेज हो, चाहे क्यूबा का, नहीं वो हुगो चावेज वेनेजुएला का, चाहे क्यूबा का फिडेल कास्ट्रो, मरे तक माता नहीं छोड़ते, वो ज्यादा ही सोशल जन्म गए। क्या है ये कंसेप्ट? प्रैक्टिकली रशिया और अमेरिका,
अमेरिका ने जितने परमाणु रासायनिक जैविक हथियार बनाए, जितना साइंस और टेक्नोलॉजी का एंटी नेचर एंटी पीपल यूज किया, उतना ही सोवियत संघ और चाइना ने किया। और जिन्होंने जो कहते हैं ये सोशलिज्म कम्युनिज्म की बातें करते हैं, सारा कंट्रोल पीपल का कोई कंट्रोल नहीं है। पीपल एम्पावरमेंट है ही नहीं, एम्पावरमेंट पार्टियों का होता रहा। और कैपिटल को जो कोई ऑर्गेनाइज करेगा वो पीपल को एम्पावर नहीं करेगा, वो पार्टियों को एम्पावर करेगा। और यही मार्क्सिज्म के तहत हुआ है और हो सकता है, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। और यही पूंजीवाद के तहत हुआ है। इसलिए पीपल का एम्पावरमेंट के बगैर ना नेचर को बचाया जा सकता है, ना ह्यूमैनिटी बच सकती है। और ये अब टाइटैनिक जहाज है, ये डूबने जा रहा है। दुनिया के साइंटिस्ट साफ कह रहे हैं कि आने वाले युग में, पता है आपको, कि 350 ppm ग्रीन हाउस गैसेस से ऊपर जो लिमिट है वो लिमिट खतरनाक है। हम खतरनाक स्टेज में एंटर कर चुके हैं। आईपीसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 379 ppm पार्ट पर मिलियन ग्रीन हाउस गैसें बढ़ चुकी है। क्लाइमेट चेंज आपका हो चुका है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड 0.79 अभी कह रहे थे 2007 में टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर धरती का बढ़ चुका है। और आने वाले कुछ ही दशकों में 2050 नहीं पकड़ेगा। पहले वैज्ञानिकों ने कहा था कि 2050 तक, बाद में कहा ना, अब तो हो सकता है 2030-35 के आसपास 450 ppm होने के बाद इस धरती पर जब ग्रीन हाउस गैसेज हो जाएगी, तब इसका टेम्परेचर 2 से लेकर 2.4 डिग्री बढ़ेगा, जो ऑप्टिमम लिमिट है, वैज्ञानिकों की लिमिट, आखिरी लिमिट है। उसके बाद ये अनकंट्रोल हो जाएगा, अमेज़न के जंगलों में ऑटोमेटिक आग लगनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जंगल जलेंगे और 4 डिग्री से लेकर 6 डिग्री तक टेम्परेचर राइज होगा, जिसमें कोई वनस्पति, कोई जीव जानवर नहीं रह सकता। आदमी खुद तो मरेगा ही मरेगा, सारी बायो लाइफ को यहाँ से खत्म करेगा। ये सुसाइडल पाथ है। ये इस धरती पर हम इस टाइटैनिक जहाज को इस कैपिटलिज्म के तहत, जो प्योरली कैपिटलिज्म है, जो पूंजी को मैनेज कर रहा है, चाहे वो मार्क्सिज्म हो, चाहे वो एडम स्मिथवाद हो, और टोटली इस वक्त एडम स्मिथवाद अगुवाई में है, मार्क्सवाद कहीं नहीं है, वो पीछे है, रेलिंग कर रहा है। और टोटल कंपटीशन हो रहा है। चाइना, रशिया क्या कर रहे हैं? वही पैसा कमाओ, ग्रोथ रेट बढ़ाओ। ग्रोथ रेट का मतलब है पूंजी बढ़ाओ। ग्रोथ रेट आज मौत रेट, डेथ रेट है। जितना दुनिया की ग्रोथ रेट जितनी तेजी से बढ़ेगी, मौत उतनी नजदीक आएगी। इसलिए जो स्केल बनाई गई है मानी जाती विकास की, विकास उसको कह रही है जो नोट बढ़ा ले। अगर इंडिया का की ग्रोथ रेट मतलब पैसे बढ़ गए तो ये विकास कर रहा है। चाइना का ग्रोथ रेट बढ़ गया, विकास कर रहा है। किधर विकास कर रहा है? मौत की तरफ कर रहा है। इसने नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स को दुनिया में बर्बादी की तरफ तेजी से ले जा रहा है। इसलिए कोई ग्रोथ रेट पर नहीं कर सकती, मौत रेट है, डेथ रेट। पूंजी को मैनेज करने वाले कंपटीशन कर रहे हैं हथियारों का। पूंजी को मैनेज करने वाले कंपटीशन कर रहे हैं मुनाफा कमाने का। अमेरिका ज्यादा मुनाफा कमाए या चाइना कमाए या रशिया कमाए। अब इन बातों से काम नहीं चलेगा। संसर्गवाद आ गया। क्यों आ गया संसर्गवाद? अब तो हम अच्छी तरह करेंगे। हम कैसे अच्छी तरह करेंगे? हमारे कंसेप्ट्स में गलती है, वो इररिलेवेंट हो चुके हैं। इसलिए रेलिवेंट एजेंडा बनाओ कि मानव जाति कैसे बचेगी। सीधा सीधा सवाल है। पहला सवाल कि पीपल एम्पावरमेंट के बगैर अब ये नहीं चल सकता। ये थ्योरियां जो काम करती है ना, बोला बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। भारत का संविधान बनाया किसने? कांग्रेस पार्टी ने। पाकिस्तान का किसने? मुस्लिम लीग ने। कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना रशिया का बना दिया। उधर किसी और रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक ने बना दिया होगा। दुनिया की पार्टियां जो कहती हैं हम रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के, असल में पूंजी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। पर कहती ये है कि हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं और हम जो संविधान बनाते हैं, जो धाराएं बनाते हैं, कानून बनाते हैं, वो बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। पीपल को पता नहीं होता कि कौन सी धारा में क्या लिखा है। भारत का संविधान बना, मुझे तो नहीं पता है। अगर मैं आज ये जवाब दे दूं कि भाई साहब मुझे नहीं पूछा गया, मेरे बाप को नहीं पूछा गया, मेरे दादे को नहीं पूछा गया, बनाने वालों ने बना दिया। अगर आज मैं कह दूं कि मैं नहीं मानता तो मेरे जूत पड़े, उनके फौज पुलिस तैयार है मुझे अंदर डाल देगी। समझेगी नहीं, मानना ही पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। इसलिए इस वक्त ये सवाल है कि अगर मानव जाति बचना चाहती है, सीधी सीधी बात करो कि क्या पर्यावरण बचाना है कि नहीं, ग्लोबल वार्मिंग रोकनी है कि नहीं। अगर ग्लोबल वार्मिंग रोकनी है, नहीं रोकनी, दुनिया के लोगों से कराओ रेफरेंडम, जनमत संग्रह कराओ। अगर दुनिया के लोग कहते हैं नहीं रोकनी, हमें तो मानना ही है, कोई बात नहीं,
साथ मरेंगे, साथ जिएंगे। इस वक्त पोजीशन ये है कि अगर नेचर बर्बाद हो रही है, जीव जानवर वनस्पति खत्म होगी तो आदमी भी खत्म होगा, और अगर गरीब मर रहा है तो अमीर भी मरेगा। कोई दुनिया के नासा के वैज्ञानिकों ने जवाब दे दिया है, कोई बिल गेट्स का बच्चा, कोई ओबामा का बच्चा, कोई मनमोहन सिंह का बच्चा बेटे पोते इस धरती पर नहीं रह सकते। कोई दूसरे ग्रह पर ग्रह पर अभी कोई जीवन नहीं मिला है जहां ये भाग के जा सके। इसलिए मौत, टाइटैनिक जहाज का कैप्टन भी डूबेगा और जनता भी डूबेगी। इसलिए पूरा का पूरा ये दुनिया का एक ही सिस्टम है, कोई साम्राज्यवाद नहीं है। ये कॉर्पोरेट सिस्टम, वन वर्ल्ड सिस्टम है। ये पूरी दुनिया एक है और साथ मरेगी। ये इसको जिंदा रखने के लिए आपको एक ग्लोबल अल्टरनेट देना पड़ेगा, विश्व का अल्टरनेट। आप ग्लोबल को कैसे विश्व को प्रो नेचर एंड प्रो पीपल ऑर्गेनाइज कर सकते हो, उसके एजेंडे बनाओ, उसकी दिशा बनाओ। ये कोई कम्युनिस्ट पार्टी का काम नहीं है, ये दुनिया के 600 करोड़ 650 करोड़ लोगों का काम है कि वो कैसे जिएंगे इस धरती पर। उनको उनका अगर कार्यक्रम एजेंडा उनको क्लियर होता है तो दुनिया रास्ता बना लेगी। किसी पार्टियों से नहीं बढ़ना है। ये पार्टियां तो कम्युनिस्ट पार्टियां, सीपीआई-एमएल, हमारे एमएल सीपीएम, हम जैसे जो सीपीआई-एमएल का पार्टी था, मतलब हम जैसे कुछ नहीं कर सकेंगे। यार सब दबोने में साथ ये डूबेगा। केवल डिस्कस करो कि जीने का रास्ता, जीने का एजेंडा क्या हो सकता है। नए कार्यक्रम को सोचो। अगर वो कार्यक्रम दुनिया के लोगों को में डिस्कस करवाओ और उसमें फेरबदल होगा, वो किसी को नहीं, किसी एक आदमी, किसी संगठन की बकौती नहीं है। दुनिया के लोग सब सोच रहे हैं, सब सोच रहे हैं, और समस्या सबको सोचने को मजबूर करेगी। आप जो भी किसी व्यक्ति का आइडिया है, व्यक्ति या संगठन का, वो ओपिनियन मेकर हो सकता है, वो अपनी ओपिनियन दे और लोगों में डिस्कस करवाए, पर डिसीजन मेकिंग पावर लोगों को हो। अल्टीमेटली लोग अगर उस नए एजेंडे को नहीं अपना सके, नहीं आविष्कार कर सके, तो मरना पड़ेगा। ये बात मेरी नहीं है, ये दुनिया के सारे साइंटिस्टों की बात है। और ये तभी तो सारी 15 को कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, 16वीं हो रही है। सारी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठे होते हैं कोपेनहेगन में, बाली में, और क्या करें, मौत दिख रही है इनको भी, पर इनको इतना घमंड है जितना टाइटैनिक जहाज के कैप्टन को था कि मेरा जहाज इतना मजबूत है कि समुद्र वो उसको तोड़ देगा बर्फ के पहाड़ को, और मेरा जहाज नहीं टूटेगा। इनको यह है कि हम ऐसी साइंस रिसर्च चलाएंगे अभी कि हम एनवायरनमेंट बचा लेंगे। ये इनको घमंड है, ये नहीं बचा सकेंगे, ये मरवाएंगे और मरेंगे, ये निश्चित है ये बात। अब दुनिया के अंदर एक ऐसे पीपल्स मूवमेंट की जरूरत है जो पीपल की तरफ से डिसीजन पावर आए, और हमारे जैसे संगठन केवल ओपिनियन मेकर बने। अपनी जो भी ओपिनियन है, टूटी फूटी जैसी भी हमारी है, हम लोगों में डिस्कस करवाएं कि बोलो जीने का रास्ता क्या है। मौत का रास्ता बिल्कुल तय हो चुका है, जीने का रास्ता डिस्कस करो, और जो भी कोई किसी से सॉल्यूशन बन पड़े वो अपना बताए, और इसको वर्ल्ड वाइड ग्लोबल इसको डिस्कस करो। ये नहीं है नेशनल कोई मसला। मैं कहता हूं मैं भारत का नागरिक हूं, क्या भारत मुझे जिंदा रखेगा? नहीं रख सकता। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, आने वाले 10-20-30 साल में आपकी सारी नदियां, बरसाती नदियां, गंगा, जमुना, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, सब बरसाती नदियां मरने वाली हैं। बिल्कुल क्लियर, नॉर्थ इंडिया पानी के लिए तरह करेगा, बिल्कुल क्लियर है सिचुएशन। बांग्लादेश डूबेगा, बहुत सारे देश डूबेंगे, ऐसे पोजीशन है। ये मैं कहने की बात नहीं है, आप सारे जानते हो। अब और रासायनिक खेती ने सारी जमीन बर्बाद कर दी, भोजन को बर्बाद कर दिया है, जो केमिकल। अब तो इस मार्केट में, अब तीसरा कंसेप्ट मैं आपको देना चाह रहा हूं कि मार्केट इज द डिसाइडिंग फैक्टर। अच्छा, मार्केट में जो योग्य है वो आगे आ जाएगा, जो अयोग्य पीछे रह जाएगा। ये पूरे मानव के स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ है। मानव एक बायोसोशल होमोसेपियन है। ये होमोसेपियन कैसा होता है कि जानवर का बच्चा जन्म लेते ही 2 घंटे में चलता है, पर आदमी के बच्चे को 20 साल पालना पड़ता है। अगर 20 साल नहीं पालो तो वो मर जाएगा। मैं भी मर जाता अगर मेरा बाप ये कह देता, माँ बाप कह देते भैया ये तो कोई काम का ही नहीं है, बच्चा तो 20 साल तक इसको पालना पड़ेगा, ये कॉम्पिटिटिव ही नहीं है, मुझे कंपटीशन में छोड़ देते तो मैं आज यहाँ भाषण नहीं दे रहा होता। किसी भी परिवार में
एक किसान परिवार में और एक नौजवान काम करता है खेत में जाके, और घर आके क्या कहता है कि अगर घर में दूध की कमी है तो पहले बच्चों को खिलाओ, बूढ़ों को खिलाओ और बीमार को दो, अगर ना बाद में बच्चे तो मुझे देना, नहीं तो मैं तो सूखी रोटी खा लूंगा। उल्टा होता है, मानव समाज में जो योग्य होगा वो उल्टा होता है। अगर इस मानव जाति को बचाना है तो जो लोग आगे जो कहते हैं हमारी समझ बन गई है जिंदा रहने की, उनको नहीं, वो ये नहीं कहें कि हमें ज्यादा दो। अब तो हर आदमी ज्यादा लेने की बात करता है, कैपिटलिज्म का तो रूल है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं योग्य ज्यादा हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा दे दो। ये भिखमंगों का समाज मरेगा, ये नहीं जिंदा रह सकता, इसको जस्ट उल्टा करना पड़ेगा। इसलिए इसकी जो धारणाएं हैं, टोटल न्यू कंसेप्ट पर हमें आना होगा। अब मैं वो, क्योंकि अब टाइम में जितना ज्यादा नहीं है मैंने, बाकी ये है कि इस पर खूब डिस्कस करेंगे और उसके बाद रास्ता शायद 10-20 साल में बढ़ जाए, दुनिया में वर्ल्ड मूवमेंट बने, न्यू बनेगा, बिल्कुल। इसमें कोई आर्मी में कुछ नहीं है, क्या टोटल नष्ट होने चाहिए। इस धरती के ऊपर आने वाले 10-20 साल में अगर गांव से लेकर यूएनओ तक टोटल डिसआर्मामेंट, कोई आर्मियां नहीं यहाँ काम कर सकती, कोई परमाणु रसायन से हथियार नहीं, अगर चलेंगे तो हम एनवायरमेंट नहीं बचा सकेंगे, हमें मरना ही पड़ेगा। और इस धरती पर कोई भी ऐसा कारखाना जो एंटी नेचर, जो पर्यावरण को खराब करे और मानवता के खिलाफ हो, तो बंद करना होगा, अदरवाइज मरना होगा। ये मैं, और जो कोई हमें ऑर्गेनाइज करना है ये कोऑपरेटिव करना होगा, चाहे हम जमीन को, धरती के खेती को ऑर्गेनाइज करें, चाहे हम कारखानों को करें, कोऑपरेटिव नहीं चल सकता। कोऑपरेटिव, डेमोक्रेटिक एंड कोऑपरेटिव, और पीपल्स के कंट्रोल में, पीपल्स एम्पावरमेंट, और दुनिया का हर आदमी कहे कि मेरी जिंदगी इंडिविजुअल है एंड होल ह्यूमन कम्युनिटी की सांझी है, ये विश्व मेरा परिवार है। इसको बचाने के लिए हमें बिल्कुल क्लियर कट नहीं, न्यू डायरेक्शन में जाना होगा। पॉलिटिक्स कुछ नहीं करेगी। पॉलिटिक्स से पार्ट, जब मानव समाज सोशली सिक्योर और एनवायरमेंटली सिक्योर समाज कहता है, मास्टर बांकी मुन कहता है इतनी साइंस टेक्नोलॉजी और हमारे पास साधन है कि अगर हम उनको लोगों के साझे यूज में करें तो दुनिया के हर आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान, सोशल सिक्योरिटी दी जा सकती है। इसलिए इस वक्त मानव समाज सोशली सिक्योर और एनवायरमेंटली सिक्योर मानव समाज बनाया जा सकता है, बन सकता है, बशर्ते ये पॉलिटिक्स की आशा छोड़ दो। एक नया समाज जिसमें पॉलिटिक्स एक बहुत छोटा सा पार्ट होगा। ये और मैं इस पर मैं अब बाद में कहता हूँ, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, पॉलिटिक्स क्या है, आधा चलेंगे वैसे ये पॉलिटिक्स एक छोटा सा पार्ट हो जाएंगे। पूरी सोशियोलॉजी बदलने का एक एजेंडा बनाओ। सुन लो, असित पॉइंट सुनो। इसलिए न्यू डायरेक्शन, न्यू थिंक करना पड़ेगा, अब नहीं है हमारे पास, इसलिए जल्दी सोचो और वर्ल्ड में मूवमेंट बने, तब ये काम बिल्कुल होगा। हम नेचर को भी बचा सकते हैं, पर वक्त थोड़ा है। धन्यवाद। दोस्तों, अभी कुछ संगठन का साथ लोग आया हुआ है और उनका प्रतिनिधि जो है पकड़े, और बाकी सबको जो है अभी अपना वक्तव्य इधर आके पेश करने के लिए मौका है। तो अभी आप लोग आइए, लेकिन आप बुलाने की जरूरत नहीं है, आप शुरुआत शुरू कीजिए। और संगठन का प्रतिनिधि आया है और इस विषय के ऊपर अभी 5 मिनट में सीमित करने के प्रयास कीजिए, नहीं तो मैक्सिमम 10 मिनट का। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के आयोजक कॉमरेडों और इस कार्यक्रम में उपस्थित सब कॉमरेडों को हमारा इंडिया में मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज एक सामाजिक संगठन है, उसकी ओर से हम सबको क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। हमें बहुत खुशी हो रहा है। हम हमारे कॉमरेड रामचंद्रन जी है, उनके और हमारा बहुत लंबे समय से बहुत मित्रवत संबंध है। हम एक आपस में समाज में हो रहे विभिन्न प्रकार का
शोषण है, दमन है, अन्याय है, अत्याचार है, चाहे किसी की तरफ से भी हो, हम उसको मिलजुल कर संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। पर ये आज का जो विषय है, पर्यावरण बचाओ दिवस का जो कार्यक्रम है, हमें सुनने मिला है नेपाल में भी राष्ट्रीय जनमोर्चा की ओर से नेपाल में भी मनाया जा रहा है। और ये जो आज प्रकृति का जो संतुलन बिगड़ गया है, इसको संतुलित बनाने के लिए जो साम्राज्यवादी मुल्क, साम्राज्यवादी देशों, जो सीमित राष्ट्र डिस्कस करके इसको संतुलित बनाने की जो बात कर रहे हैं, उसमें हमें लगता है ये संभव नहीं है। इसके लिए विश्व स्तर में अभी 23 समय पहले कॉमरेड रामचंद्रन ने हमें बताया, विश्व स्तर के मार्क्सवादी लेनिनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टियों का एक मीटिंग हुआ, अंतर्राष्ट्रीय एक प्लेटफॉर्म भी बना है। और उसके साथ साथ जो साम्राज्यवाद विश्व में जो प्रकृति को अपने निजी स्वार्थ के हित में और संसार में गरीब और पीड़ित मुल्क को अपने अधीन में करने के लिए, अपना साम्राज्य कायम करने के लिए जो प्रकृति को ऊपर जो खिलवाड़ कर रहा है, उसको संतुलित बनाने के लिए हमें विश्व स्तर में जन चेतना का अभिवृद्धि करना होगा, जनता के बीच में पहुंचना होगा, जनता को संगठित करना होगा, जनता को चेतना जगाना होगा। इसके माध्यम से ही हम प्रकृति का जो संतुलन बिगड़ गया है, इसको हम संतुलित बना सकते हैं। जहां तक राजनीतिक पार्टी का सरोकार है, आदमी राजनीति विचार के बिना तो आदमी इस संसार में, मेरे को लगता है, निर्जीव प्राणी है। विचार जरूरी है, अंतिम निष्कर्ष में फैसला विचार ही करता है। विचार का प्रतिनिधित्व तो पार्टी करता है, इसलिए पार्टी जनता के हित में करता है या अपने निजी स्वार्थ के हित में करता है, इसको पहचान कराने के लिए हम जनता के बीच में जाना होगा, जनता को संगठित करना होगा, सचेत पालना होगा। आज प्रकृति का जो संतुलन बिगड़ गया है, इससे मानव समाज में हर एक उसके मानव स्वास्थ्य में, उसके खाद्यान्न में, हर एक तरह से उसको प्रभावित हुआ है। इसलिए हमें लगता है आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, ये अत्यंत ही बहुत ये समय सांदर्भिक है और इसको हम मिलकर के, सब मिलकर के, ये सीमित नहीं, इससे भी और एक ये मीटिंग से, ये डिस्कस से, या उपस्थित किए